आज का जो लेक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि हम डिस्कस करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। तो बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम जो है ये दर हकीकत रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था उसकी करेक्शन भी है। आप कह सकते हैं कि बोहर जो था उसने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो फ्लॉज थे, जो डिफेक्ट थे, उसको करेक्ट किया था। तो चलो देखते हैं कि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी जो है इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं। बोहर थ्योरी का आप देख सकते हैं कि पहला पोस्टुलेट जो है यह है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द स्पेसिफिक परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट। बोहर कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द स्पेसिफिक परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, यानी जो अलाउड ऑर्बिट हैं इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन उन्हीं अलाउड स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं। ठीक लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट हैव अ डेफिनेट एनर्जी एंड आर एट द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर एक फिक्स ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर एक फिक्स ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं और एक सर्टेन डिस्टेंस पे रहते हैं और उनकी जो एनर्जी होती है वो भी पर्टिकुलर होती है। दैट्स व्हाई वी हैव द लाइन कि इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट हैव अ डेफिनेट एनर्जी एंड आर एट द फिक्स डिस्टेंस। एक सर्टेन डिस्टेंस पे होते हैं, जो डिस्टेंस उसको गिवन होता है, जो गॉड गिफ्टेड उसके लिए जो एक स्पेस होती है। थर्ड और बल्कि हमारा सेकंड पोस्टुलेट जो है वो ये है कि while in these specific orbit an electron does not emit or absorb energy। यानी जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में रहेगा, जो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो जब तक उसी ऑर्बिट में रहेगा तो उसी ऑर्बिट में रहते हुए वो इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी एमिट करेगा ना एनर्जी जो है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, इस वजह से लिखा है कि हेंस ईच ऑर्बिट इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल या स्टेशनरी लेवल। इस वजह से हम हर एक ऑर्बिट को क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं या स्टेशनरी लेवल। तो स्टेशनरी लेवल का मतलब यही है कि ऐसी एनर्जी लेवल जिसकी जो एनर्जी है वो स्टेशनड है, जिसकी एनर्जी जो है वो फिक्स है। इलेक्ट्रॉन जब तक उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता जाएगा तब तक उसकी एनर्जी ना कम होगी ना उसकी एनर्जी बढ़ेगी, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब है कि हर ऑर्बिट के साथ एसोसिएटेड एक फिक्स्ड एनर्जी रहती है। ठीक, हमारा थर्ड पोस्टुलेट है कि एन इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी व्हेन इट जंप्स टू अनदर एनर्जी लेवल। बोहर कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस सूरत में अपने एनर्जी को चेंज कर सकता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है, एनर्जी एमिट भी कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ तब जब वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ेगा। मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट से जंप करेगा, किसी और ऑर्बिट में जाएगा। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी में चला जाए या फिर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आए, दोनों हालात में एनर्जी में चेंज आएगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ तब चेंज होगी जब वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ेगा, किसी और ऑर्बिट में जंप करेगा। तो इस बात को समझाने के लिए फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक एटम है, सपोज कर लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम आप जानते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉन जो इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है वो उसकी ग्राउंड स्टेट यानी कि उसकी लोअर एनर्जी लेवल में है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, और अभी हमने कहा कि हाइड्रोजन एटम जो है वो कौन सी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में है, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारी है E1 यानी लोअर एनर्जी लेवल, और ये है E2 जो है हमारी हायर एनर्जी लेवल, जो सेकंड शेल आप कह सकते हैं, इसको सेकंड एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा नेक्स्ट लेवल में। ठीक, तो ग्राउंड स्टेट से एटम कन्वर्ट होगा किसमें, एक्साइटेड। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी क्या की, एब्जॉर्ब की। तो फिर एटम ग्राउंड स्टेट से जब कन्वर्ट हुआ एक्साइटेड स्टेट में, तो एक बात याद रखने की और कतई याद रखने की है कि ग्राउंड स्टेट जब तक रहती है तो एटम होता है स्टेबल, और जब वो कन्वर्ट होता है एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट जब आती है तो एटम जो होता है वो कौन सी स्टेट में आ जाता है, हाईली अनस्टेबल। अब क्योंकि एटम अनस्टेबल हो गया है, एनर्जी एब्जॉर्ब की है, तो एटम चाहेगा कि वो दोबारा स्टेबलाइज हो। जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके नेक्स्ट एनर्जी लेवल में गया था, तो फर्स्ट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में चला गया है,
तो एक्साइटेड स्टेट दोबारा जब ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट होगी तो उतनी ही एनर्जी जितनी कि एब्जॉर्ब हुई थी उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इमिट करेगा। उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इमिट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन आएगा वापस अपने एक्चुअल लेवल में और दोबारा वो कन्वर्ट होगा किस में, ग्राउंड स्टेट में। तो जो एक्साइटेड स्टेट थी वो दोबारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किस में, ग्राउंड स्टेट में। तो इस तरह से एटम अपनी स्टेबिलिटी को रीगेन करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी की, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन कितनी की। तो हाउ मच एनर्जी एब्जॉर्ब और हाउ मच एनर्जी गेन, नाउ दिस विल बी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल। कितनी एनर्जी इन एंड आउट होनी है वो एनर्जी इक्वल होगी इन दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के। तो फर्ज कर रहे हैं कि अगर हम कहें कि ये पहली एनर्जी लेवल जो है ये हमारी E1 है और सेकेंड एनर्जी लेवल जो है ये हमारी E2 है, तो कितनी एनर्जी इन एंड आउट हुई होगी, नाउ दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा E। और डेल्टा E किसके इक्वल होता है, E2 माइनस E1। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आया तो उतनी एनर्जी इमिट की। याद रखें कि जब भी किसी एटम से एनर्जी इमिट होगी तो हमेशा रेडिएशन की सूरत में इमिट होगी। तो जो एनर्जी इमिट हुई है अगर वो रेडिएशन की सूरत में हुई है तो डेफिनेटली यहाँ से एक फोटोन जो हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, वो इमिट हुआ होगा। अब वो फोटोन की एनर्जी कितनी है, उस फोटोन की एनर्जी इक्वल है किसके, डेल्टा E के। और डेल्टा E किसके इक्वल है, डेल्टा E इक्वल है E2 माइनस E1 के। तो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन गया था उतनी इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब का अपना इमिट करके वापस जो है वो अपने ग्राउंड स्टेट में आया है। और ग्राउंड स्टेट में आने के दौरान उसने क्या किया, एनर्जी इमिट की, फोटोन इमिट किया। अब इस फोटोन की जो एनर्जी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो वेवलेंथ है वो डिसाइड होती है इन दो ऑर्बिट के बीच के एनर्जी के फ़र्क के। और इस वजह से हमने लिखा है कि जो डेल्टा E इक्वल है E2 माइनस E1 के। नाउ दिस इज इक्वल टू h न्यू। और h न्यू आप समझते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फोटोन, जिसमें h प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू जो है ये रिप्रेजेंट करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक डेल्टा E से है। हायर द डेल्टा E हायर द फ्रीक्वेंसी। जितना एनर्जी का फर्क ज्यादा होगा इन दो ऑर्बिट के बीच का उतना उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ और लास्ट पोस्टुलेट है रिगार्डिंग टू द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। वो है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस इज इक्वल टू h/2π और इट्स इंटीग्रल मल्टीपल। बोहर कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो फिक्स है। अब क्योंकि एनर्जी अगर फिक्स है तो फिर एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो इक्वल होना चाहिए किसके, h/2π के या फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल। तो इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्वांटाइज्ड है। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पर लिख लेता हूँ। जो एंगुलर मोमेंटम है mvr, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू भी आप समझ जाएं कि ये वैल्यू भी क्या है, ये वैल्यू भी क्वांटाइज्ड है। हर ऑर्बिट का एक स्पेसिफिक क्वांटम अपना एंगुलर मोमेंटम रहेगा, क्योंकि हर ऑर्बिट के लिए एक पर्टिकुलर एंगुलर जो है वो मोमेंटम है। तो इस वजह से हर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो भी पर्टिकुलर है। तो हम लिख सकते हैं कि mvr जो कि एंगुलर मोमेंटम है, नाउ दिस विल बी इक्वल टू h/2π या फिर उसका मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब है कि यहाँ पर जो n की वैल्यू रहेगी, वो 0 नहीं होगी और n की वैल्यू जो भी रहेगी वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन, हमेशा होल नंबर में रहेगी। तो आई होप कि ये आज की जो बेसिक जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग टू द बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये आपको समझ आया होगा। एंड दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।